आज हम पढ़ने वाले हैं कूलॉम्ब का नियम। कल हमने आवेशों के बारे में पढ़ा था कि आवेश होता क्या है और उसके दो प्रकार भी समझे थे हमने। एक था धनात्मक आवेश, एक था ऋणात्मक आवेश। अब इसके बाद हम अगली कड़ी में चलते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए भी है और आने वाले साल के लिए भी है, कूलॉम्ब का नियम। अब ये जो कूलॉम्ब का नियम है, अब इसको कूलॉम्ब का नियम क्यों बोला जाए? ये तो आवेशों के लिए ही है, दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के लिए है, लेकिन कूलॉम्ब का नियम क्यों बोला गया उसको समझते हैं। क्योंकि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे चार्ल्स ऑगस्टीन कूलॉम्ब। चार्ल्स ऑगस्टीन कूलॉम्ब, मैं यहाँ बोर्ड पे लिखूंगा आपसे उसको, लेकिन पहले उसकी मैं आपको डेफिनेशन समझा देता हूं। सन 1785 में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे चार्ल्स ऑगस्टीन कूलॉम्ब। उन्होंने दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के ऊपर इस नियम को प्रतिपादित किया या इस नियम का डेरिवेशन दिया था। और ये टॉरिज्म फोर्स के कारण लगता है। मतलब कोई भी दो आवेश, चाहे वो सजातीय आवेश हो या विजातीय आवेश, सजातीय और विजातीय आवेश आप समझते हो है ना, चाहे वो दोनों धनात्मक धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक ऋणात्मक हो या एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो, उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल या उनके मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल, इन दोनों के लिए ही ये कूलॉम्ब का नियम कार्यरत करता है। तो इसके ऊपर मैं आपको समझाने के लिए पहले यहां पर पूरा उतार देता हूं, समझा देता हूं उसको कि उसकी परिभाषा क्या है, कूलॉम्ब कौन से वैज्ञानिक थे, कौन से सन में उन्होंने दिया था। तो आपको समझने में ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको नोट्स बनाने में अच्छा रहेगा। तो एक बार मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं आपके सामने। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कूलॉम्ब के व्युत्क्रम वर्ग का नियम, ये कूलॉम्ब का जो नियम है वो बिंदु आवेशों के मध्य लगता है। तो देखिए मैंने पूरी इसकी डिटेल यहाँ पे दी है, एक बार देख लेते हैं। ये जो कूलॉम्ब का नियम था ये दिया था सन 1785 में। जो भौतिक वैज्ञानिक थे, भौतिक शास्त्री थे, उन्होंने इसका जो प्रतिपादन या इसका जो सिद्ध किया था वो किया था सन 1785 में। और जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टीन कूलॉम्ब। ठीक है, ये दो चीजें हमें जानना जरूरी है और लिखना भी जरूरी है। जब इसका हम आंसर लिखे तो उसके पहले दोनों डिटेल लिखना जरूरी है कि सन 1785 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री चार्ल्स ऑगस्टीन कूलॉम्ब ने इस नियम का प्रतिपादन किया। और वो नियम क्या है हम देखते हैं। नियम लिखा है कि किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों, देखिए आपके सामने लिखा है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर होता है। और लग रहा है इस पे बल, देखिए फिर से देखते हैं। किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के परिणामों के, जब इन दोनों आवेशों का हम गुणा करते हैं, इनका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसकी बात है कि आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती का अर्थ आपको पता है कि अगर आवेशों का गुणनफल बढ़ेगा तो इधर बल बढ़ेगा, अगर बल घटेगा तो आवेशों का गुणनफल घटेगा। मतलब दोनों इक्वली रहते हैं। जब वो घटता है तो ये घटता है, जब ये बढ़ता है तो वो वाला बढ़ता है। मतलब आवेश का गुणनफल बढ़ेगा तो इधर बल बढ़ेगा, इधर बल घटेगा तो उनका आवेश गुणनफल का योग घटेगा। ठीक है, समानुपाती। तथा उनके बीच की दूरी क्या है? देखिए अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। उनके बीच की दूरी है स्मॉल r। जो उनके बीच की दूरी है उसके वर्ग के, ऑलरेडी दूरी है, दूरी पे वर्ग चढ़ाइए तो r का हो गया वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, मतलब अगर बल बढ़ेगा तो उनके बीच की दूरी घटेगी और उनके बीच की दूरी बढ़ेगी तो बल ऑलरेडी घटेगा। ये दोनों एक दूसरे के हो गए व्युत्क्रमानुपाती हो गए। तो देखते हैं यहां पर एक डायग्राम के द्वारा समझाया गया है। यहां दो बिंदु आवेश ले लिए, एक बिंदु आवेश ये है Q1, एक बिंदु आवेश Q2 है। Q1 बिंदु आवेश Q2 बिंदु आवेश के मध्य दूरी अल्प दूरी है, छोटी दूरी है, और वो दूरी क्या है? स्मॉल r ली हमने, स्मॉल r ली। अब आगे हम देखते हैं कि किस तरह से ये
कूलाम का नियम किस तरह से इसको सिद्ध करता है कि इसके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के विक्रमानुपाती कैसे लेता है और कैसे इनके आवेशों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो ये देख लीजिए, इसको उतार लीजिए आप, और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार फिर से हाईलाइट करूंगा इसको, लास्ट में मैं इसकी डेफिनेशन दूंगा, लेकिन ये उतारना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इसको आराम से देख के उतारिए। यहां मैंने अभी समीकरण नंबर 3 जो लास्ट वाली इक्वेशन थी उसको मैंने ऊपर ले गया, यहाँ अप कर दिया और उसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3, मतलब समीकरण नंबर 3। जब दोनों समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों को हमने जब मिलाया था तो बल ही था, इधर दोनों आवेश गुणनफल बटे उनके बीच की दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती हो गया था। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 3 था। अब देखते हैं जो ये समानुपाती आवेशों के लिए समानुपाती और जो बीच की दूरी के लिए विक्रमानुपाती, दोनों का साइन एक जैसा ही रहता है, लेकिन इधर वाली कंडीशन देख के समझ में आता है कि कौन किसके समानुपाती है और कौन किसके विक्रमानुपाती है ना। जो आवेश है ये क्या है, समानुपाती। समानुपाती मतलब सामने है, और विक्रमानुपाती मतलब इसके विलोम है। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये दोनों। अब देखते हैं समानुपाती का साइन हटाएंगे तो यहां आ जाएगा के, जिसको इंग्लिश में हम कांस्टेंट कहते हैं या हिंदी में नियतांक कहते हैं, ये आ जाएगा। अब देखते हैं Q1 Q2 अपॉन R का वर्ग। अगली इक्वेशन हमारी ये आ गई Q1 Q2 R का, जहां K एक नियतांक है, जहां K एक नियतांक है। K क्या अपना है यहां पर नियतांक है, K को हमने नियतांक माना। वायु या निर्वात, और ठीक से लिखता हूं, वायु या निर्वात में एसआई पद्धति में वायु या निर्वात में एसआई पद्धति में K बराबर 1/4πε0 होता है। अब जो यहां पर ε0 है, देखिए जो ε0 है ये क्या होता है, ε0 का मतलब होता है वायु या निर्वात में विद्युतशीलता वायु या निर्वात में विद्युतशीलता होती है। ठीक है, देखिए एप्सिलॉन तो विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन का अर्थ होता है विद्युतशीलता, और ये जो जीरो लगा है ये जीरो का अर्थ होता है वायु या निर्वात, मतलब वहां पर कोई माध्यम नहीं। जब कोई माध्यम नहीं देता है तो उसके लिए हम लगाते हैं जीरो लगाते हैं, है ना। विदाउट मीडियम के लिए हम यहाँ पर जीरो का यूज करते हैं, है ना। ठीक है, तो ये बात हमारा दिमाग लगाना, जब भी जीरो लगा है, जीरो का अर्थ है किसी चीज के साथ अगर जीरो लगा है तो वहां पर कोई माध्यम नहीं है। वायु, अब जहां कोई माध्यम नहीं रहेगा वहां वायु तो रहने वाली है, तो वायु इसलिए बोला गया है। और निर्वात का अर्थ होता है माध्यम नहीं होना, निर्वात का अर्थ होता है माध्यम नहीं होना। तो एक बार इसको देख लीजिए, फिर से अपन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो अपन लास्ट में मिला ही चुके थे, इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब जब मेरे को समानुपाती या विक्रमानुपाती का साइन हटाना है तो वहां पे हटाने के लिए क्या गया, के कांस्टेंट या नियतांक। अब जहां के एक क्या है नियतांक, इसको लिख के भी समझाया कि जहां के क्या है नियतांक है, और वायु या निर्वात में एसआई पद्धति में के बराबर क्या होता है 1/4πε। अब यहाँ पर 4 मतलब तो एक डिजिट है, संख्या है, और पाई का अर्थ भी आप समझते हो, है ना, 22/7 3.14। अगर अपन इसका कोई कैलकुलेशन वाला करेंगे तो उसमें यूज हो जाएगा डायरेक्ट। लेकिन ये जो एप्सिलॉन जीरो था इसका अर्थ ही आपको पता नहीं था, तो उसको समझाया कि एप्सिलॉन का अर्थ होता है विद्युतशीलता, एप्सिलॉन का अर्थ होता है विद्युतशीलता हो रहा है यहाँ पे, लेकिन इसमें जीरो लगा है तो जीरो का अर्थ होता है वायु या निर्वात में जहां कोई माध्यम ना रहे वहां पे। तो ये इतना आप उतार लीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं कि आगे इसमें क्या होने वाला है। तो एक बार देखिए इसको और उतारिए। ठीक है, जैसा कि हमने अभी देखा था, और जो हमारा समीकरण नंबर 3 था, एक बार फिर से लिखता हूं मैं। समीकरण नंबर जो 3 था उसको हमने कर दिया था कि ए बराबर के Q1 Q2 बटे R का वर्ग, ये हमारा समीकरण नंबर 3 था। और जो भी के का मान निकाला था हमने, वो निकाला था 1/4πε0। इसका अर्थ मैंने स्पष्ट कर दिया था। तो यहां लिखेंगे कि समीकरण 3 में
के का मान रखने पर, समीकरण 3 में के का मान रखने पर, ये अपने पास में ऑलरेडी आ चुका था, इसको भी हमने अभी सिद्ध कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। तो जो के का मान है ये यहाँ पर अपन पुट करेंगे। तो देखिए एक तो ऐसा रहेगा, ए बराबर, इसको यहाँ पे रखते हैं 1/4πε0। जहां के दिख रहा है, के की जगह पे देखिए के यहाँ है, के यहाँ है, तो के की जगह पे हम ये वाला जो मान है, ये वाला मान हम यहाँ उठा के रख रहे हैं कि ए बराबर 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R का वर्ग। ये हमारा समीकरण सिद्ध हो गया। और देखिए अब आप सोचोगे कि इसका मात्रक क्या लगा है, तो यहाँ क्या है, फोर्स। एफ मीन फोर्स मतलब बल, और बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन, तो यहाँ लिख दीजिए न्यूटन, न्यूटन, और लिखना बहुत ही जरूरी है। बस ये हमारा सिद्ध हो गया। यही कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम है, ठीक है। बस इतना लिख दीजिए, आपके नंबर पक्के। और ये इस बार 2021 की जो एग्जाम आने वाली है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने इसको ट्रिपल स्टार दिया था जब स्टार्ट किया था तो। लेकिन इसके साथ में एक प्रश्न और जुड़ता है, और वो होता है एकांक आवेश। अधिकतर एकांक आवेश की परिभाषा पूछते हैं, तो ये आप इतना उतार लीजिए। इसके बाद में मैं आपको एकांक आवेश की परिभाषा भी इसमें समझा दूंगा। तो देखिए इसको आराम से और उतार लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। समीकरण नंबर 3 हम निकाल चुके थे। के का मान हमने प्राप्त करा था 1/4πε0। ε0 बताया था कि वायु या निर्वात में विद्युतशीलता होती है, ठीक है। अब जहां के है, उस के की जगह अपन ने समीकरण नंबर 3 में के की जगह के का मान रख दिया, तो ये मैंने यहाँ रख दिया। सिंपल सा, जहां के दिख रहा है वहां पे आपको 1/4πε दिखेगा, Q1 Q2 बाय R का वर्ग, ऐसा रहेगा। और न्यूटन क्योंकि इसका जो मात्रक है, ठीक है। और यही कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। तो इसको आराम से उतार लीजिए, इसको नोट्स कर लीजिए कंप्लीट आप, और इसके बाद मैं एकांक आवेश की परिभाषा आपको समझाता हूँ। उतार लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।